ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। स्पेशल शो में सबसे पहले बात करते हैं कांवड़ियों पर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जारी सियासी क्लेश की। सावन के महीने में कुछ कांवड़ियों की तरफ से गुंडागर्दी और मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को सीएम योगी के कांवड़ियों को लेकर दिए बयान के बाद एक बार फिर कांवड़ियों ने उपद्रव और उत्पात मचाया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक महिला पुलिस अधिकारी का वीडियो शेयर किया जो एक महिला कांवड़िए के पैर दबाती नजर आ रही है। अब इसको लेकर भी यूपी के राजनीतिक गलियारों में नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जाकी रही भावना जैसी। एक तरफ कांवड़िए पुलिस वालों को पीट रहे हैं, सड़क पर गिरा गिराकर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कानून को कानून नहीं समझ रहे, कावड़ उठाकर जैसे पूरे सिस्टम को कांधे पर लेकर घूम रहे हैं। दूसरी तरफ एक महिला पुलिस अधिकारी एक महिला कांवड़िया का पैर दबा रही हैं, उसकी सेवा सत्कार कर रही हैं। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि सारे कांवड़िए एक जैसे नहीं हैं। ज्यादातर कांवड़िए पवित्रता और श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो आस्था के नाम पर गुंडागर्दी और उत्पात मचा रहे हैं। जैसे इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। हरिद्वार के मंगलौर में डीजे को लेकर विवाद हुआ। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान कांवड़ियों ने पुलिस वालों के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों को सड़क पर गिराकर उन पर लात घूंसे बरसा दिए। पुलिस का आरोप है कि डीजे बीच सड़क पर रोक करके और कंपटीशन के लिए अन्य डीजे को रोकने की कोशिश की जा रही थी, जिससे यातायात बाधित हो गया था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनसे भी कांवड़िए हाथापाई करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। क्या पुलिस टीम के साथ मारपीट करना उचित है? गलत है। प्रशासन पूरा साथ दे रहा है हमारा। बाकी जो ये आते हैं लफंडर होते हैं, कहीं उनमें पीने खाने वाले भी हों। कांवड़ियों को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए, मतलब गलती ना करें ऐसी। यूपी के सहारनपुर से भी कांवड़ियों के उत्पात उपद्रव की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक इनोवा कार से कांवड़िए को मामूली सी टक्कर लग गई। इसके बाद कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की, कार पर पत्थर और लाठी डंडे बरसाए। पुलिस कर्मियों के काफी समझाने के बाद कांवड़िया शांत हुए। कांवड़िए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है। तो बदनाम कांवड़ियों को नहीं किया जा रहा, बल्कि कांवड़ियों के भेष में घूम रहे ऐसे गुंडों की पोल खोली जा रही है। ये तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां कांवड़ियों ने एक बाइक सवार की पिटाई कर दी। यूपी के ही अमरोहा से सामने आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां एक बाइक सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इसके बाद कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया, बाइक सवार से उठक बैठक लगवाई। तो शहर शहर से कांवड़ियों के हुड़दंग और हंगामे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस हंगामे हुड़दंग के बीच ये वीडियो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह वीडियो शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद चारों तरफ इस महिला अधिकारी की चर्चा शुरू हो गई। बाद में पता चला कि इस महिला अधिकारी का नाम ऋषिका सिंह है, जो मौजूदा समय में यूपी के मुजफ्फरनगर में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। ऋषिका सिंह अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ
पैदल जा रही महिला कांवड़ियों की सेवा भी कर रही है। जैसे लोगों की श्रद्धा है हमारे भगवान शिव में, वैसे ही हम पुलिस हैं, हमारा ड्यूटी भी रहती है और हमारे भी भगवान में श्रद्धा बहुत है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे लोगों की श्रद्धा है और उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द है, वो इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुँचने में उन्हें अभी और भी दिन है, तो हम थोड़ा सा जितना भी हम एक लिटिल हेल्प कर सकते हैं उनकी यात्रा को सकुशल बनाने में, वो मैं ट्राई कर रही हूँ। ऋषिका सिंह को लेकर अखिलेश यादव के पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी आरोप लगाने लगी कि अखिलेश यादव के मन में किसी की सेवा और सत्कार के प्रति भी सम्मान नहीं है। ड्यूटी के साथ अगर कोई गलत काम करे तो टिप्पणी हो, सेवा में भी टिप्पणी है, सर्विस में भी टिप्पणी है। अरे सर्विस के साथ अगर सेवा भी कर रहा है तो उस पर लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन टिप्पणी इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करना और सेवा करना ये तो सम्मान का विषय है। और मुझे लगता है कि चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, सैनिक हो या किसी भी पेशे में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सेवा भाव से, समर्पण के भाव से अपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करता है तो वो सम्मान सूचक है। कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर ये बयानबाजी सीएम योगी के बयान के बाद तेज हुई है, जिसपे उन्होंने कहा था कि कांवड़ियों का मीडिया ट्रायल हो रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। इसी मंच से सीएम योगी ने कावड़ और ताजिया की तुलना की थी। मुहर्रम की एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने लातों के भूत वाला बयान दिया था। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। सीएम योगी के इस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। एक्स पर लिखा, लोकतंत्र में पक्षपात सरकार का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक लगातार 2 पोस्ट किए। माना जा रहा है कि ये पोस्ट सीएम योगी के इसी बयान के खिलाफ सांकेतिक हमला है। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ उतारेगा और कुछ नहीं कहना है। जिम्मेदार पद पे बैठे हुए और खासतौर से संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। और इस हिंदुस्तान में जहाँ सब एक दूसरे के धर्म का मतलब सम्मान करते हैं, तो ऐसी बात शोभा नहीं देती। फिलहाल कावड़ यात्रा के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव देखते हुए राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच हो रही जुबानी जंग भी उसी रणनीति का हिस्सा है। अब बात देश की राजधानी दिल्ली में कत्ल की करंट वाली साजिश की, जिसका शिकार हुआ एक पति। इस साजिश को अंजाम दिया मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने। आरोपियों ने इस हत्याकांड को हादसा दिखाने की काफी कोशिश की, लेकिन एक चैट ने आरोपियों की साजिश से पर्दा उठा दिया और पुलिस के हाथ आरोपियों की गर्दन तक पहुंच गए। क्या है यह पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। अपने पति की बेरहमी से हत्या कर शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में भरने वाली मेरठ की मुस्कान की तस्वीर अभी देश की नजरों में धुंधली भी नहीं पड़ी थी। दिल्ली की करंट देकर पति की जान लेने वाली पत्नी सामने आ गई। ये करण की तस्वीर है जो अब इस दुनिया में नहीं है। 13 तारीख को करण की मौत हुई थी। करण की मौत में तब तक सब सामान्य था जब तक एक चैट सामने नहीं आई थी। इस चैट के सामने आते ही करण की मौत की कहानी ने यू टर्न ले लिया। नेचुरल लगने वाली मौत मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। क्या है इस चैट में? ये चैट किसके बीच हुई? ये चैट कैसे सामने आई? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए
करण कौन था और 13 तारीख को उसके साथ हुआ क्या था। करण अपनी पत्नी सुष्मिता और 6 साल के बेटे के साथ दिल्ली के द्वारका इलाके में रहता था। 13 तारीख की सुबह सुष्मिता ने करण के माता पिता और छोटे भाई को बताया करण को करंट लग गया, वो बेहोश है। जिसके बाद परिजन आनन फानन में उसे पास के मग्गो हॉस्पिटल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने करण को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में बेहद सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आया है, जिसमें आरोप ये लगाया गया है कि पत्नी ने अपने पति करण को करंट देकर मौत के घाट उतार दिया और ये वारदात उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया। करण की मौत की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची उत्तम नगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही और यहीं से करण की सामान्य दिखने वाली मौत शक के घेरे में आ गई। पोस्टमार्टम को लेकर सुष्मिता, उसका चचेरा देवर राहुल देव और राहुल के पिता लगातार आनाकानी कर रहे थे। ये सब नहीं चाहते थे करण का पोस्टमार्टम हो, लेकिन इसकी आनाकानी के बावजूद पुलिस ने करण के शव को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस और परिवार करण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर ही रहा था। इसी बीच करण के भाई कुणाल के हाथ एक व्हाट्सएप चैट लगी, जो करण की पत्नी सुष्मिता और करण के चचेरे भाई राहुल के बीच की गई थी। राहुल ने किसी काम से अपना मोबाइल कुणाल को दिया था। कुणाल ने देखा राहुल ने सुष्मिता का नंबर वाइफी के नाम से सेव किया है। शक होने पर कुणाल ने दोनों के बीच की बातचीत पढ़ना शुरू किया। इसके बाद जो खुलासा हुआ उससे कुणाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे पता चला राहुल की मौत नेचुरल नहीं थी, उसका मर्डर किया गया था और वो भी पूरी साजिश के साथ। और इस साजिश के रचयिता कोई और नहीं, उसकी भाभी यानी करण की पत्नी सुष्मिता और उसका चचेरा भाई राहुल थे, जिनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुष्मिता और राहुल के बीच हुई चैट से पता चला पहले करण को नींद की गोली दी गई, उसके बाद करंट के झटके देकर उसकी जान ली गई। इस चैट में एक जगह राहुल लिखता है, तुम अच्छे से सोच लो फिर बोलो। इसके जवाब में सुष्मिता लिखती है, शौक के लिए बोल रहे हो, जिसका जवाब राहुल हाँ में देता है। इसके बाद सुष्मिता लिखती है, मैं सोच रही थी दवाई से ही काम हो जाए, इसलिए इतनी देर रुकी। इसके बाद राहुल लिखता है, और दवाई खिला दो, एक साथ सारी की सारी ट्राई कर लो, हो सकता है तो। इस पर सुष्मिता कहती है, 2 या 2.5 ही बच्ची हैं बस। जिस पर राहुल पूछता है, कितनी दे दी? इस चैट को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, सुष्मिता और राहुल पहले करण को नींद की गोली की ओवरडोज देकर मौत के घाट उतारना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए तो दोनों ने करण को करंट देने का फैसला किया। राहुल लिखता है, यार अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो दे दो शौक, और क्या। इस पर सुष्मिता हामी भरते हुए पूछती है, शौक के लिए कैसे बांधते हैं? जवाब में राहुल लिखता है, टेप से। कौन ला के दे रहा है? कब से दे रहे हैं? अभी एक ही बार लौंडे बोला था। शॉर्ट कितने दिया? आपने कहा बोल जितना करा तो ये भी बोल दो ना। राहुल आया था 2:30 बजे रात को, शायद इस चैट को पढ़ने के बाद कुणाल तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और सारी बात बताई। वो कोई तार भी लेके गया था, भाभी ने ये बताया था, वो तार भी लेके गया था, टेप से उंगली पे और यहाँ पे तार चिपकाई थी, तब उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया धीरे धीरे कई घंटों तक। पुलिस ने बिना देर किए सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में तो सुष्मिता खुद पर लगे आरोपों से इनकार करती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गई और करंट देकर पति की जान लेने वाली पत्नी का सच सबके सामने आ गया। कुछ ऐसे चैट्स हैं जिसके बीच में स्लीपिंग पिल्स की बात की जा रही है, शॉक देने की बात की जा रही है, तो फर्दर हमने केस रजिस्टर कर लिया और उसमें मौके में एफएसएल टीम और क्राइम टीम की भी विजिट हो गई है। करंट देकर पति की जान लेने वाली पत्नी की कहानी जिसे भी पता चल रही है उसके होश उड़ जा रही हैं। करण के पड़ोसियों को यकीन ही नहीं हो रहा सुष्मिता ऐसा भी कुछ कर सकती है, इसलिए ये लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। उसको तो इंसाफ मिलना ही चाहिए, बहुत गलत हुआ है ये बहुत, और उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। कभी सोच भी नहीं सकते भी उसकी बीवी ऐसा कर सकती है।
प्यार में पागल होकर एक और पत्नी ने अपने पति की जान ले ली। एक और हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। सुष्मिता और उसके चचेरे देवर के अवैध संबंधों ने रिश्तों का ही नहीं, एक इंसान का भी कत्ल कर दिया और परिवार के लिए छोड़ दिया ताउम्र ना मिटने वाला दर्द। अब रुख महाराष्ट्र का करते हैं, जहां पर आज पटक पटक कर और डुबो डुबो कर मारने वाली सियासी बयानबाजी जमकर ट्रेंड कर रही है। इस बयानबाजी के केंद्र में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे हैं। इस बयानबाजी का विषय हिंदी वर्सेस मराठी वाला विवाद है। इस पर निशिकांत दुबे का बयान पुराना है, लेकिन राज ठाकरे ने बयान पर हमला कर विवाद की नई चिंगारी उठा दी है। चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। हिंदी वर्सेस मराठी वाले भाषाई विवाद के बीच जब महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को पीटा गया, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने यूपी बिहार के लोगों के साथ गुंडागर्दी की। तब राज ठाकरे ने इस हरकत का समर्थन किया और कहा कि पिटाई करो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही, मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। उस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को यूपी बिहार आने का चैलेंज दिया। कहा कि यहां आओ, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। बयान को दिए हुए कई दिन बीत गए थे। राज ठाकरे को देर से इस बयान की याद आई। शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को आड़े हाथों लिया। कहा कि मुंबई आओ, समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन प्रशासन से पूछता है सवाल। आज घंटी बजाओ में बात होगी धर्म के नाम पर अधर्म की, आस्था के नाम पर अत्याचार की। सावन का महीना चल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में भक्त कांवड़ यात्रा पर हैं। गंगा जल लेकर भगवान शिव पर चढ़ाने की परंपरा निभाई जा रही है। इसी परंपरा को निभाने के दौरान कांवड़ियों के झुंड में कुछ ऐसे भी हैं जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे ही हुड़दंगियों के खिलाफ आपको आवाज उठानी है। कहीं कांवड़िए किसी की कार तोड़ रहे हैं, कहीं किसी बाइक सवार के साथ मारपीट कर रहे हैं। कोई दुकानदार मन मुताबिक रेट नहीं लगा रहा तो उसकी दुकान में कोहराम मचा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इन कांवड़ियों ने स्कूल बस तक को नहीं बख्शा। ऐसा नहीं है कि हर कांवड़िया उत्पात मचा रहा है, लेकिन कांवड़ियों की भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है मानो गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। सवाल यह है कि ऐसे लोगों पर लगाम कौन लगाएगा? आम लोगों को इनके आतंक से कौन बचाएगा?
कैसी आस्था है, कैसी भक्ति है, ये भोले के भक्त है भी या नहीं। आस्था का तो मतलब समर्पण, त्याग, अहिंसा होता है, लेकिन ये तस्वीरें उससे उलट हैं। यहाँ हिंसा है, उपद्रव है, तोड़फोड़ है। कहीं कांवड़िए किसी कार को तोड़ रहे हैं, कहीं दुकानों में तबाही मचा रहे हैं। खुद को भोले का भक्त बताने वाले महिला के साथ मारपीट करने तक से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाला है वो सिस्टम जो देख सुन तो सब रहा के, बावजूद उसके अनजान बना बैठा के। इसलिए धर्म के नाम पर इस गुंडागर्दी, आस्था के नाम पर इस आतंक के खिलाफ घंटी बजाने का समय आ गया था। एबीपी न्यूज आज आपको दिखाएगा कैसे ये कांवड़िए आस्था का अपमान ही नहीं कर रहे, कानून का भी मखौल उड़ा रहे हैं। इस कार का ये हाल कांवड़िए देवभूमि हरिद्वार में कर रहे हैं। कोई कार का दरवाजा तोड़ रहा है, कोई विंडशील्ड को चकनाचूर करने पर आमादा है। कुछ ही देर में कांवड़ियों ने कार को कबाड़ बना दिया। कार के अंदर चारों ओर टूटे हुए कांच के टुकड़े और पत्थर पड़े हैं। ये सब पुलिस के सामने होता रहा। ये कार कांवड़िया की कावड़ से टकरा गई, जिसके बाद पहले कांवड़ियों ने कार सवार को पीटा, फिर इस कार की ये हालत कर दी। हरिद्वार के बाद उत्तराखंड के ही रुड़की की तस्वीर देख लीजिए। हरिद्वार रुड़की स्टेट हाईवे पर कांवड़ियों ने पहले एक कार ड्राइवर को कावड़ खंडित करने के आरोप में पीटा। उस पर भी मन नहीं भरा तो कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने किसी तरह ड्राइवर को तो बचा लिया, लेकिन कार नहीं बचा सके। पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक कांवड़िया कार को काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। उत्तराखंड ही नहीं, कार पर कांवड़ियों का गुस्सा यूपी में भी फूटा। कांवड़ियों के कार पर कोहराम की गाजियाबाद से 2 तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के मोदी नगर में यू टर्न लेते वक्त ये कार कावड़ से टकरा गई। फिर क्या था, कोई इस कार के ऊपर चढ़कर तोड़फोड़ करने लगा, तो कोई हाथ में लाठी लेकर इस पर दनादन वार करने लगा। यहाँ भी ये सब पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन इन कांवड़ियों को कानून की परवाह कहाँ। इनका गुस्सा तो तब शांत हुआ जब पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। कांवड़ियों के कोहराम की अब दूसरी तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर आ रहे थे। इस दौरान राजीव नाम के शख्स की कार कांवड़ियों से टच हो गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने इस कार का ये हाल कर दिया। इस मामले में भी पुलिस ने कार ड्राइवर को ही हिरासत में लिया। जांच करने से प्रकाश में आया कि इस घटनास्थल से कुछ पूर्व स्विफ्ट कार द्वारा एक कांवड़िए को हल्की टक्कर मार दी गई थी, जिसके बाद उसके शीशे आदि क्षतिग्रस्त किए गए हैं। इसके बाद चालक राजीव शर्मा का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें इनके द्वारा अल्कोहल का सेवन करने की पुष्टि हुई है। घर के बाद कार एक मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना होता है, और ये कांवड़िए उस सपने को अपने पैरों तले रौंदते चले जा रहे हैं। हमारा सिस्टम भी कांवड़ियों को छोड़कर कार ड्राइवर को हिरासत में ले रहा है। अगर ड्राइवर ने शराब पी है तो यकीनन उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन जिसने कार का ये हाल किया उन्हें क्यों छोड़ा। मेरठ में तो कांवड़ियों ने वो किया जो किसी का भी खून खौला दे। यहाँ स्कूल बस से कांवड़ खंडित होने के आरोप में कांवड़ियों ने बस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते बस के शीशे चकनाचूर कर दिए। लेकिन मजाल है यहाँ मौजूद पुलिस इन कांवड़ियों का बाल भी बांका कर सके। कांवड़िए बच्चों की स्कूल बस तोड़ते रहे और पुलिस देखती रही, मतलब सोती रही। बात मेरठ की हो रही है तो एक और तस्वीर देख लीजिए। कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के सामने टक्कर के बाद कांवड़िए बस पर चढ़ गए और ड्राइवर को पीटने लगे। ड्राइवर माफी मांगता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन कांवड़ियों का दिल नहीं पसीजा। इस दौरान कुछ यात्री कांवड़ियों को रोकने के लिए आगे बढ़े,
लेकिन इन्होंने उन्हें भी डराकर भगा दिया। कार और बस तो छोड़िए, बाइक सवारों पर भी कांवड़ियों ने गुंडागर्दी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली जा रहे कांवड़ियों की एक टोली मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंची थी। इसी दौरान बाइक एक कांवड़िए को छू गई। इसके बाद यहां हंगामा खड़ा हो गया। इसके हेलमेट उठा देना। हेलमेट पहने इस शख्स को कांवड़िए चारों ओर से घेर कर पीटने लगे। पुलिस के पहुंचने के बाद भी कांवड़िए नहीं रुके। पुलिस ने जब बाइक सवार को गिरफ्तार किया तब कहीं जाकर कांवड़िए शांत हुए। आसनी होने के उपरांत तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची भी और समझा बुझाकर कांवड़ियों को आगे बढ़ाई। सी चौक पर उनका पूजा अर्चना कराने के बाद कांवड़ियों को वापस उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ियों की ये गुंडागर्दी, ये अराजकता, ये उपद्रव जारी है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। वो प्रशासन, वो सिस्टम जिस पर इसकी जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी आंख मूंद रखी है। तभी तो ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट को सिस्टम को झकझोरना पड़ा। नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिस को क्या फटकार लगाई, ये जानने से पहले वो तस्वीर देख लीजिए जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। ये दोनों तस्वीर हरिद्वार से सामने आई है। पहली तस्वीर हरिद्वार के अपर रोड मुख्य बाजार में मौजूद एक चश्मे की दुकान की है, जहां कुछ कांवड़िए खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दुकानदार और कांवड़ियों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई, गुस्साए कांवड़ियों ने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने फुटेज और स्थानीय लोगों की मदद से 2 उपद्रवी कांवड़ियों को मौके से गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर तो बेहद शर्मसार करने वाली है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर ऋषिकुल चौक के पास एक स्कूटी सवार महिला की गाड़ी से कांवड़ियों को हल्की टक्कर लगने के बाद कुछ कांवड़ियों ने महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज की। इन घटनाओं के वीडियो वायरल होने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को तलब किया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कांवड़ से संबंधित माननीय न्यायालय की कुछ परीक्षाएं थी पुलिस प्रशासन से कि कांवड़ के दौरान बड़ी बड़ी आवाज़ में डीजे हो रहे हैं, महिलाओं पे ये आक्रमण हुए हैं, कहीं पर दुकानदारों को मारा गया है, तो इस पे क्या कर रहे हैं। तो डीजीपी साहब ने बताया कि हमने इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर दी है, एफआईआर हमने दर्ज कर दी है और सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अराजकता न हो। यहाँ सवाल ये है, खुद को भोले का भक्त कहने वाले ये कांवड़िए हैं या गुंडे, इन्हें किसी का खौफ क्यों नहीं है? उल्टा लोग इनके डर के साए में जी रहे हैं। ये है साधना पवार। कुछ दिन पहले कांवड़ियों ने मुजफ्फरनगर में इनके ढाबे बाबा बालकनाथ में जमकर उत्पात मचाया था। भोजन में प्याज होने और बिल मांगने को लेकर मामला इतना बढ़ गया था, कांवड़ियों ने ढाबे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विवाद के दौरान एक कांवड़िए को मामूली चोट भी आई थी। साधना पवार की आंखें उस दिन को याद करके आज भी नम हो जाती है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा, हो क्यों रहा है ऐसा बार बार। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कोई मुसलमान बता रहा है, कोई विधर्मी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। परसों रात में हंगामा कर दिया था, फिर 11 लड़कों ने, उस दिन भी 11 थाली लगी थी। हमें तुरंत पुलिस को फोन करके पुलिस वालों को बुलाना पड़ा। आखिर इस हंगामे के लिए जिम्मेदार कौन है? कांवड़िए जो मारपीट कर रहे हैं, कार, बस या बाइक सवार जिनसे टक्कर के बाद कांवड़ खंडित हो रही है, या फिर वो सिस्टम जो आज तक कांवड़ यात्रा को सुरक्षित नहीं बना पाया? हंगामा कर रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये गलत है, निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोग अगर काम करते हैं कांवड़िए तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। सवाल ये भी है, जब यूपी से लेकर उत्तराखंड तक की सरकारों ने सावन में कांवड़ यात्रा के लिए तमाम उपाय किए हैं, तो ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? इसलिए घंटी बजाइए ताकि कांवड़ियों का ये आतंक खत्म हो सके। कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, भक्ति से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सवाल यह है कि भक्ति के इस काम में जुटे कुछ लोग नकारात्मक बर्ताव क्यों कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने की खुली छूट कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है? ऐसा तो नहीं है कि हर कांवड़िया उत्पात मचा रहा है, फिर कुछ लोग धर्म को ऐसे बदनाम क्यों कर रहे हैं
और उन्हें ऐसा करने क्यों दिया जा रहा है? आस्था के इस पर्व में वो खौफ का आतंक क्यों मचा रहे हैं? लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? जो पीट रहे हैं वो कांवड़िए हैं, जिसमें एक महिला भी नजर आ रही है, जिसे पीटा जा रहा है वो पुलिस वाला है जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। इस पुलिस वाले की गलती केवल इतनी थी, इसने कांवड़ियों को सड़क किनारे चलने को कहा, जिससे इन कांवड़ियों के अहम को ठेस पहुंच गई और इन्होंने इस पुलिस वाले को पहले धक्का दिया और फिर इसके साथ मारपीट की। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से इस तरह की तस्वीर अब आम हो चुकी है, जहां कांवड़िए गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर रहे हैं। 16 जुलाई की देर शाम डीजे विवाद को लेकर के पुलिस के साथ कांवड़ियों की झड़प हुई थी और कांवड़ियों ने पुलिस के साथ हाथापाई तक की थी। हालांकि आप देख सकते हैं ये वही थाना है जहां पर इस पूरे विवाद को लेकर के 4 कांवड़ियों को लेकर के आया गया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल ये है, आस्था के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस इन्हें किसने दिया? क्या इन्होंने मान लिया कि ये ऐसे ही कानून को हाथ में लेते रहेंगे और कोई इनका कुछ नहीं कर पाएगा? धर्म के नाम पर इनकी ये गुंडागर्दी क्या आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? इसमें कोई शक नहीं, भोले के ये भक्त कई 100 किलोमीटर का लंबा सफर अपने कंधों में जल लेकर तय करते हैं, पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, जिससे इनके पैरों में छाले तक पड़ जाते हैं। ये तस्वीर भक्ति की शक्ति दिखाती है, लेकिन दूसरी तस्वीर गुंडागर्दी और उपद्रव की है, जो साबित करती है कि कुछ लोग आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। हमने जब इसे लेकर कांवड़ियों से बात की तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। ये चीज गलत है। अच्छा, आप भोले के नाम पे जा रहे हो, भोलों को बदनाम करने वाली चीज है। अच्छा, भोलों को बदनाम कर? हाँ जी। ये चोर है वो देखो भोले के कपड़े पहन के समय गांजा पी के अपने नशे वशे उतारते हुए वो भोले नहीं है, भोले के चोर कहलाए जाते हैं। जिस तरह से हिंसा की जा रही है वो सनातन को शर्मसार करने वाली है। इसके लिए हमारा सिस्टम भी उतना ही जिम्मेदार है जितना सड़क पर हंगामा और तोड़फोड़ करते ये कांवड़िए, क्योंकि इसे रोकना इसी सिस्टम का काम है। लेकिन हमने देखा सिस्टम तो सड़क पर धक्का खा रहा है। अब सवाल है, ऐसे कांवड़ियों को लेकर हिंदू धर्मगुरु क्या सोचते हैं? इनको जानबूझ के भेजा जा रहा है, हमारे कांवड़ियों के बीच में जाओ, उनका विरोध करो, सनातन को बदनाम करो। हिंसा की कोई जगह नहीं है इसमें। कोई निकलता है तो उसके बहुत सारी विघ्न बाधाएं आसुरी शक्तियां डालती ही हैं। इसको मान करके अपने को चलना है। धर्मगुरु हिंसा की घटनाओं को सनातन को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। अब सवाल ये है, अगर ये साजिश है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? अगर आप प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगे तो संदेश ये जा रहा है कि शायद उपद्रवियों, अगर उसमें विशेषकर कांवड़ियां हैं, तो आपके हृदय में कोई उदार दृष्टिकोण है। ये उदार दृष्टिकोण का अच्छे कानून व्यवस्था में और शासन प्रशासन में कोई स्थान नहीं है। यह तो लक्ष्मण रेखा के भीतर है या लक्ष्मण रेखा के बाहर है। कांवड़ रूट पर कांवड़ियों की मनमानी की एक और तस्वीर देखिए और तय कीजिए कि इस मनमानी को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। कांवड़ियों की तरफ से नियम तोड़ने की कहानी रॉन्ग साइड चलने तक ही सीमित नहीं है। ये तय सीमा से ऊंचा डीजे बजा रहे हैं। मानक से ज्यादा आवाज में गाने बजा रहे हैं। दिखाई ये पड़ रहा है कि कदाचित पुलिस असमंजस या संकोच कर रही है इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने में। तो मेरा ये परामर्श होगा कि चप्पे चप्पे पर अगर पुलिस नहीं लग सकती है, संवेदनशील स्थानों पर तो कम से कम लगी सकती है। कांवड़ियों के उत्पात की तस्वीरें, आम लोगों को हो रही तकलीफों की तस्वीरें जब सामने आई तो राजनीति के मैदान में भी जंग छिड़ गई। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले कांवड़ियों की गुंडागर्दी की खबरों को खारिज कर रहे हैं और इसे धर्म को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। वही विरोधी इंतजाम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या सभी धर्म के लोगों को ऐसी छूट मिलेगी? कांवड़ यात्रा के नाम पर आम आदमी इनकी गुंडागर्दी क्यों बर्दाश्त करे?
प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? कांवड़ियों के उत्पात को लेकर उठ रहे सवाल के बीच राजनीति भी गर्म है। विरोधी अपने अपने हिसाब से सरकार को घेर रहे हैं। कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान और जिस भावना के साथ जाना चाहिए उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? क्या वेरिफिकेशन होगा तो इनके लिए अच्छा है। इतनी बड़ी मशीनरी है सरकार की, चाहे तो वेरिफिकेशन कर भी सकती है। कांवड़ यात्रा के दौरान गुंडागर्दी पर उठ रहे सवाल के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कांवड़ियों का मीडिया ट्रायल हो रहा है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। जब भी कोई मीडिया सच्चाई दिखाता है तो कहते हैं कि तुम निकम्मे हो, तुम बदनाम करते हो। मुख्यमंत्री जी, मुद्दा यही है, आस्था और धर्म के इस पवित्र उत्सव को कुछ लोगों को बदनाम करने क्यों दिया जा रहा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हर कांवड़िया हुड़दंग और हिंसा कर रहा है, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? पुलिस का काम है निरोधात्मक कार्रवाई, प्रिवेंटिव एक्शन, और इससे पहले की घटना विकराल रूप धारण कर ले, अप्रिय रूप धारण कर ले, उसके पहले ही पुलिस को सकारात्मक हस्तक्षेप करना चाहिए। कांवड़ियों का ये उपद्रव कब तक जारी रहेगा? आम इंसान इससे कब तक परेशान रहेगा? टैक्स भरने के बाद भी उसे चलने के लिए सड़क क्यों नहीं मिल रही? कांवड़ यात्रा के दौरान आम आदमी ट्रैफिक में घंटों कब तक खड़ा रहेगा? वक्त आ गया है आस्था के नाम पर उत्पात मचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने का। अब ऐसी गुंडागर्दी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वक्त आ गया है आस्था के नाम पर चल रहे इस आतंक को रोकने का। यह संभव है आपकी एक घंटी से, इसलिए फोन उठाइए, घंटी बजाइए, क्योंकि यही सही वक्त है जब आपकी एक घंटी लापरवाह सिस्टम को करेगी दुरुस्त। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।